मेरी जेठानी रोज़ रात सबको सो जाने के बाद ससुर की कमरे में जाती थी और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन मैं जेठानी से पूछ पड़ा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को न बताना और आज रात मेरी जगह तुम चली जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम जमुना है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो बहुत ही अजीब किस्म का घराना था। यहाँ ऐसे काम होते कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी, मेरे ससुर और हम दो दंपत थे। जेठ विदेश में रहते थे, उनको शादी में भी नहीं देखी थी, वो घर आए भी नहीं थे। मेरे पति का नाम दया है। असल में हमारी लव मैरिज हुई थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरा पापा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति से कहा कि मैं इसकी शादी किसी और से करेंगे, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे पति ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और मेरे पापा को राज़ी कर लिए और शादी कर ली। पापा ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब मेरे ससुर ने शादी में खुशी खुशी आए। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी होने के बाद ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वो सुबह जाता तो रात को वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही रहती थी। एक दिन रात को मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद ससुर के कमरे में गई थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। ये मंजर देखकर बड़ी हैरानी हुई मुझे। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर में खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। मैं सोच रही कि वो अभी वापस आ जाएगी, लेकिन लगभग 30 मिनट गुजर गए, वो अभी तक वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा पति आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे दूध गर्म करने के लिए कहा। मैं दूध गर्म करने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं दूध गर्म करके वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी, जिसका नाम मंजू था, उससे पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके और जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती रही, क्योंकि दया देर से आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थीं। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से मंजू की हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाज़ सुनी और अब तो ये पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा उसमें कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा दया से बात करूंगी, लेकिन दया सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन मंजू से बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को तुम ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो हैरान ही रह गई। उसको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था, तो मैं उनके पैरों पर तेल लगाने के लिए गई थी।
मैंने कहा, चलो मान लिया कि तेल लगाने के लिए गई थी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी, और तुम तो अंदर जाकर बैठ ही गई थी। मैं 2-3 बार चक्कर लगा कर आई तो मैंने देखा कि तुम कमरे में नहीं थी। मंजू ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी होंगी। वह मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो अपने काम में फिर बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? वो तो झुंझला कर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को तूल दे रही हो? छोड़ो ये सब बातें, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसने बात का रुख दूसरी तरफ कर दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा लगाना था, सो लगा भी लिया। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? ज़रूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब तरह की औरत थी। चुपचाप रहती थी और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। कोई गड़बड़ ज़रूर थी। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने बातें की तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, मंजू का भी तो पति बाहर रहता है, बेचारी कितनी उदास होती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती हैं, हाथों में चूड़ियाँ भी पहनती हैं। तो कहने लगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने तो उसे बड़ा ही उदास देखा है, वैसे है बहुत खूबसूरत। मैंने कहा, खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में पति पास ना हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता हो कि वो तैयार होना चाहे, ये अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, सिर्फ पति के लिए औरत का तैयार होना, वो अपने लिए भी तैयार हो सकती है ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसको खुशी मिल सके। मंजू को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। ना उस घर में मेरे जेठ की कोई बात होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना ही मैंने उसकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से फ़ोन पर बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फ़ोन तो करता ही होगा, और यहाँ तक कि मेरे ससुर भी नहीं कहते थे कि बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा, एक ही बेटा है और यह सारा कुछ उसी का ही है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है? कहने लगे, हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे, बाप थोड़ी ना बच्चों को भूल सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक पर मैं हैरान हो गई, भला यह किस तरह का मजाक था। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना दिया और मंजू भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि ये तीनों ही मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मेरी जेठानी की वो रूटीन थी। मैंने फिर उससे सवाल किया तो कहने लगी, पापा जी की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें ना दबाया जाए उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब वह सो जाते तो ये वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती है, क्या सारी रात टांग ही दबाती रहती है? ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहा था। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। उस दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। उस दिन मैं अपनी जेठानी के कमरे में बिना नाक किए अंदर चली गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। वो पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में ये सब नहीं बताया जाता, जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। मंजू का पेट देखकर लग रहा था जैसे 6वां-7वां महीना हो, और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। पर अब उसको देखकर लगता था कि उसका 7वां महीना चल रहा है। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरा जेठ आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेता था। क्या उनकी उसके साथ कोई दुश्मनी थी, या ये उनको पसंद नहीं करते थे? इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाली थी, वो भी उनके लिए कुछ नहीं भेजता था। ना कभी कोई मनी ऑर्डर आया, ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की ये हालत है,
ऊपर से मेरे ससुर उसको अपनी पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपनी पैर पर मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास करना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। मेरी बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था वो उसकी हलक में अटक गया और ससुर ने भी उसको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, जमुना, यह तुम क्या कर रही हो? हालत से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, आप पेट से हैं ना, इसलिए कह रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने यह कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने नहीं आए हैं? मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफ़ेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वो कहने लगे, जमुना, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी ही तरफ से मिलेगी। मैं हैरानी से सब लोगों को मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि मंजू पेट से है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मंजू की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही करीबन 30 साल की होगी। देखने में भी ठीक ठाक थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदासी रहती थी। मेरे ससुर बोले, मंजू, तुम्हें अपने मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। मेरे जेठ तो घर पर नहीं थे, इसलिए मंजू को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हूँ। वह मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देखने लगी। मैं समझ गई थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैंने दिल में पक्का इरादा बना लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूँगी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। कि मेरे ससुर मंजू को लेकर चले गए। दया भी अपना नाश्ता ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल गया। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए बोर भी हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहाँ पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब मंजू घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई है। उसके गाल पर एक चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शे से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ही पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मैंने कहा, आप कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सारा काम मैं देख लूँगी। मैंने जेठानी को हल्दी वाला दूध दिया और उसे कमरे में भेज दिया। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। जेठानी जब अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि जेठानी सो चुकी है, तो मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज मंजू की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जब मैंने सोच लिया था तो पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी, नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया, क्योंकि मंजू भी अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर ली थी। हालांकि दरवाज़ा मैंने हल्का सा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर के बेड के पास आ गई। मैं अभी बेड के पास आई ही थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मरोड़ कर बोले, मंजू, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूँगा। यह कहकर मेरे ससुर ने मुझे जोर से बेड पर पटक दिया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में मानो खून नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तेजी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर मंजू मंजू चिल्लाते रह गए थे।
मैं भागती हुई सीधा अपने कमरे में आ गई थी। दया सो रहे थे। मैं दया के सोने के बाद ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई थी। अपने ससुर का यह रूप देखकर तो मैं कांप गई थी। ऊपर से इतनी शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ था। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वह तो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी हो मंजू थी तो मेरी सास ही, और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और दया को झिझोरते हुए उठा डाला। दया उठकर बैठे। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ जमुना, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने दया का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास यानी मंजू अभी भी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। दया और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी। दोनों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट ऑन कर दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? दया और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी आप ड्रामा करना बंद कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, मेरा बेटा यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया है? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया। मैंने कहा, बताइए क्या रिश्ता है इनसे आपका? मेरे ससुर थूक निकलते हुए बोले, यह तुम्हारी। अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए मैं बोली, यह मेरी सास है। मेरी बात सुनकर दया मेरी सास और ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगा। सबसे ज़्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गईं। वो रोते हुए बोली, मुझे कुछ मत कहना, मैंने जमुना को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों में पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनके जगह में ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप उन पर हाथ उठाते हैं। देर रात तक उनसे अपने पैरों की मालिश भी करवाते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपकी सेवा की ज़रूरत है। और आप सबने मुझे धोखे में रखा है। मुझे सच सच बताओ, आपने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? दया ने मुझे बताते हुए कहा, जमुना आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है। मंजू हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वो मंजू को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। मंजू भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। मंजू मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन माँ ने देखा मंजू की आंखें सूजी हुई थी। माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर मंजू रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ। मंजू की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले लिया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, लेकिन माँ उन्हें माफ़ नहीं कर रही थी। लास्ट में माँ उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि मेरे मरने के बाद मंजू से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह मंजू से शादी कर लेंगे, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने मंजू से शादी कर ली, लेकिन पापा मंजू को वह मान और सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर मंजू से शादी की थी। किसी को नहीं पता था कि मंजू मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जत वाले आदमी थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी
और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उस दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि मंजू तुम्हारी जेठानी है। सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरफ मुड़ी थी। वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसू थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, पापा एक बार आपने जो गलती की थी वो हो सकता है वह अनजाने में की हो, लेकिन अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझ कर रहे हैं। आपको पता है आपके ऐसा करने से मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने मंजू की अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे रहती होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाए, इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की खुशी है और मंजू की भी खुशी है। अब तो आपके घर एक नया मेहमान भी आने वाला है। कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम नए मेहमान की खातिर ही मंजू को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने बोले, जमुना आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इस डर में ही रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने ये कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने मंजू का हाथ पकड़ा, उसे बेड पर बैठाया और उसके पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगे। मंजू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक कभी अनजाने में कितनी तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन तुमने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो। प्लीज़ एक महानता और कर दो कि मुझे माफ़ कर दो। मंजू एकदम उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ लिए, रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा ना कहें, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझसे माफ़ी मांगते हुए आप अच्छे थोड़ी लगते हैं। आपने मुझसे सच्चे दिल से अपना लिया है, यही मेरे लिए सब कुछ। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुशी थी। दया भी बहुत प्यार से मुझे देख रहे थे। आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद मंजू के एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियाँ फैल गई थी। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसा उछल रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और ये उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले लगाकर ढेरों दुआएं दी थी और मुझे खूब प्यार किया था। कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे का बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दया भी बहुत खुश है और मंजू और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी ज़िंदगी में तो 4 चाँद लग गया था और उनको एक नया मकसद मिल गया जो जीने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।